एंड वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डीसी पांडे के क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो सीरीज नंबर 3। तो आज हम स्टडी करें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोला करो कि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, और वो अफर्मेशन सिर्फ वर्डिंग के थ्रू नहीं बोलनी है, उसको फील करना है कि न्यूमेरिकल बहुत इजी है। उनमें क्या होता है, सिर्फ प्लस और माइनस ही होता है, और वो तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो न्यूमेरिकल्स हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल को एक स्माइल के साथ सॉल्व करना शुरू करो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, द सेंटर ऑफ टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर 1 मीटर अपार्ट। मीन्स हमारे पास दो कंडक्टिंग स्मॉल स्फीयर है, बिल्कुल छोटे छोटे स्फीयर है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी इन्होंने, 1 मीटर दे दी। ठीक है, और इनके ऊपर दे कैरी चार्जेस ऑफ अपोजिट काइंड। उनके ऊपर जो चार्जेस है वो अपोजिट है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना होगा, एफ होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, एफ। अब देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। एक पे Q1 है और दूसरे पे Q2 है। अब हमने क्या कर दिया, इनको नेक्स्ट पढ़ो। When they are connected by a conducting thin wire, जब हमने इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये ले ली हमने एक वायर, और इस वायर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा देखो। अब ध्यान से देखना है, इस पे तो था पॉजिटिव चार्ज और इस पे था नेगेटिव चार्ज, और जब हम वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा होल्स है, पॉजिटिव का मतलब। अब जैसे ही हमने वायर से कनेक्ट किया तो उस वायर के अंदर से ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, होल्स के अंदर। ठीक है, होल के अंदर जाएंगे और यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो कब तक ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और कब तक होल्स कम होते जाएंगे, कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज ना हो जाए। ठीक है, और इक्वल चार्ज कब होगा, अब देखो दोनों के ऊपर जब भी हमें ऐसा होने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि दो स्फीयर है, या तो उनको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, या फिर उन दोनों को हमने 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में रखा और फिर अलग कर दिया। अब बताओ उन पे चार्ज कितना होगा। तो इसको निकालने का बहुत ही इजी वे है, जो दो चार्जेस दे अलग अलग मैग्नीट्यूड के, एक है प्लस Q1 और दूसरा है माइनस Q2, उन दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाई 2। यही मेथड होता है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज आ गया अब ये दोनों पे होगा, इस पे भी Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 होगा और इस पे भी Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 होगा। मान लो इसके अंदर हम ये बोल देते हैं, यहाँ पे प्लस 10 कूलम है और यहाँ पे माइनस 5 कूलम है, माइनस 6 कूलम मान लो, माइनस 6 कूलम है। ठीक है, जैसे ही हमने इनको वायर से कनेक्ट किया, अब इस स्फीयर पे और इस स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा वायर से कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम वायर से कनेक्ट करेंगे वहां पे चार्जेस का फ्लो होगा। तो फिर क्या होगा, कितने चार्ज यहाँ पे रह जाएंगे जब ये स्टॉप हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाई 2। कितना आ गया, 10 में से 6 गए 4 और डिवाइड बाई 2 मतलब 2 कूलम। तो यहाँ पे भी 2 कूलम और यहाँ पे भी 2 कूलम, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड जब सेम रहेगा तभी जाके चार्जेस का फ्लो होना रुक जाएगा। देखो दो तरीके होते हैं न्यूमेरिकल्स करने के, या तो जैसे मैं करवा रही हूँ उनको कॉपी के अंदर चिपका लेना और समझना कि क्वेश्चंस हो गए। दूसरा वे होगा उनको समझ के करो। जैसे मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट समझो साथ में। और कॉन्सेप्ट क्या, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जहाँ पे दो बॉल्स होंगे अलग अलग चार्जेस होंगे, इस पे प्लस होगा इस पे माइनस होगा, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, इस पे कम होगा इस पे ज्यादा होगा। जैसे ही उनको या तो हम कांटेक्ट में लेकर आएंगे और अलग कर देंगे, या फिर उनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो उन दोनों केसेस के अंदर
जो चार्जेस होंगे वो अलग अलग आ जाएंगे। पहले उनपे कुछ और चार्ज होगा और चार्जेस को शेयर करने के बाद उनकी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो अलग हो जाएगा। तो वो जो अलग हो गया उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके निकालने का तरीका होता है दोनों चार्जेस को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करना क्यों? क्योंकि 2 के अंदर शेयरिंग करनी है, 3 में करनी होती तो 3 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब हमने इनको वायर से कनेक्ट किया, इनके बीच की डिस्टेंस वही रहती है जो पहले थी। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सिव, क्योंकि पहले तो एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव, अब दोनों ही क्या बच गए? एक जैसे साइन के। तो अब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और कितना लगेगा? F/3 लगेगा। और अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पर हमें Q1/Q2 निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा टाइम लगा कॉन्सेप्ट की वजह से। यहां से देखो, यहां से जो हम फोर्स निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या आएगा? स्टेटमेंट हटा देते एक बार। तो यहां से देखो फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया? K/Q1/Q2 डिवाइड बाई R²। सिंपल। यहां से इस वाले फोर्स का फॉर्मूला कितना आया? यहाँ पे जो फोर्स है वो F/3 है, तो फोर्स का फॉर्मूला K। चार्ज कितना है? इस वाले स्फीयर पे चार्ज है Q1-Q2 डिवाइड बाई 2 और दूसरे वाले स्फीयर पे भी Q1-Q2 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई R²। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें इनको क्या करना है? इनको डिवाइड कर दो, दोनों की दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो और उसके बाद सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। हमें रेशियो निकालना है Q1/Q2 का। सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई करके देखो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन 2 क्या है? Q1-Q2 डिवाइड बाई 2, Q1-Q2 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई R² इज इक्वल टू F/3। इसके डिवाइड में फर्स्ट इक्वेशन ये रही, F के डिवाइड में F और इस साइड Q1-Q2 डिवाइड बाई R²। R² से R² कैंसिल, K से K कैंसिल, F से F कैंसिल। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। तो यहाँ से देखो अब क्या बच गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे बच गया Q1-Q2 डिवाइड बाई 2 और दूसरी तरफ भी Q1-Q2 डिवाइड बाई 2। ये दोनों टर्म्स हो गई, ऊपर बचा सिर्फ इतना और डिवाइड में बचा Q1-Q2। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 4 और इस 4 को लिख दो नीचे। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/3। तो 4 को उस साइड ले जाओ तो ये कितना आ गया? 4/3 आ गया। सिंपल क्वेश्चन। अब इनकी प्रोडक्ट खोल दो, A-B का स्केयर A-B, A-B मतलब Q1-Q2 इसका होल स्केयर और डिवाइड बाई Q1-Q2। यही बच गई। तो यहाँ पे हम स्केयर डायरेक्ट ही खोल लेते, एक लाइन और बढ़ेगी वरना तो Q1 का स्केयर प्लस Q2 का स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ Q1-Q2 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो Q1 और Q2 है इन सारी टर्म्स के नीचे अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो है Q1 का स्केयर और Q1-Q2 प्लस Q2 का स्केयर, इसके डिवाइड में भी कर दो Q1-Q2 माइनस ट्वाइस ऑफ Q1-Q2 और डिवाइड बाई Q1-Q2 इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे हमने क्या किया? Q1 और Q2 को हर एक टर्म के नीचे अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से Q1 से ये वाला Q1 कैंसिल, Q2 से ये वाला Q2 कैंसिल और Q1-Q2 से ये वाला कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया सिर्फ -2 और इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो +2।
समझ आया? सिंपल हमने क्या किया, अब यहाँ से इसको हम रब कर देते हैं। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी, अगर इसको शॉर्ट में करना है तो ऑप्शन के थ्रू वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, बट एक बार के लिए तो हमें मेथड सीखना है क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देखो, एज्यूम कर लो लेट Q1 बाई Q2 किसके इक्वल है, R के इक्वल है। R यहाँ पे पुट करो, R प्लस अगर Q1 बाई Q2 R के इक्वल है तो Q2 बाई Q1 किसके इक्वल होगा, 1 बाई R इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 4 बाई 3 प्लस 2 बाई 1, यहाँ पे एलसीएम लो 3 और 6, सॉल्व। यहाँ पे एलसीएम लो R स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर दो, R स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 बाई 3 और ये R गया उस तरफ। ठीक है, आप 3 को इस साइड ले आओ, कितना आ गया 3R स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10R इज इक्वल टू 0। और जब हम यहाँ से फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 3 का। तो R3 मतलब कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3:1, जो कि इन्होंने कौन सा आंसर दे दिया, सी, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई, बट कोई बात नहीं, कर सकते हैं हम इसको, कर लोगे, बहुत ही इजी सी थी ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने एक स्केयर दिया हुआ है जहाँ पे 4 चार्जेस रख दिए, एक Q, 4Q, 3Q और 2Q, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि P के ऊपर जो टोटल फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो ऑप्शन में इन्होंने दे दिया AB की तरफ, या फिर CB की तरफ, या AC की तरफ, या फिर BD की तरफ। तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है। अब देखो, जहां पर भी, कहाँ पे बताना, P पे, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना हो वहां पे इमेजिन कर लिया करो कि वहां पे +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। हमें मान के चलना है अपनी तरफ से, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमेशा +1 मान लो। अब अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि -1 क्यों नहीं ले सकते, तो ले सकते हैं -1 भी, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए प्लस ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1, जिसका फॉर्मूला होगा K और Q, और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E2 के, चार्ज कितना है 3Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब देखो, इन दोनों चार्जेस की वजह से P पर 2 डायरेक्शन लग रही है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें क्या निकालना है, नेट, एक उस तरफ गई एक इस तरफ गई, तो दोनों को जोड़ करना है, घटा करनी है, जो भी करना है करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। अपोजिट डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली माइनस होगा। बड़ी कौन सी है, चार्ज किस में बड़ा है, इसमें, तो बड़ी भी E2 होगी, तो E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू K R स्क्वायर तो कॉमन है, Q भी कॉमन है, दोनों में ही 3 और इसमें क्या है 1, तो कितना आ गया K2Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब बड़ी थी E2, तो मतलब जो मेन डायरेक्शन आएगी वो इसी तरफ आएगी, E2 की तरफ। अब इसका शॉर्टकट में देखो, जो चार्ज स्मॉल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ जाएगी, जो चार्ज स्मॉल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि वो छोटा है ना, जो बड़े वाला चार्ज होगा वो धक्का दे रहा है, भीड़ को धकेल रहा है। जब वो धकेल रहा है तो भीड़ कहाँ पर जाएगी, जहाँ पे कम भीड़ होगी, और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, ये इतने लोग हैं धक्का मारने वाले, पी को पुश कर रहे। यहाँ पे बेचारा एक ही इंसान है, उस एक ने थोड़ा बहुत इधर किया था, थोड़ा सा इधर गया, बट ये 3 लोग थे, 3 में से एक ने तो इसको ओवरकम कर दिया, बच गए 2 ने पी को यहाँ तक धकेल दिया, एक ने यहाँ तक धकेला, दूसरे ने यहाँ तक धकेल दिया। ठीक है, तो मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो छोटे वाले चार्ज की तरफ बन गई। शॉर्ट में ऐसे याद रख लेना, और लेंथी वे में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, इन चार्जेस की वजह से तो हमने निकाल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस तरफ।
यहाँ पे भी दो चार्जेस है, एक है 4Q और एक है 2Q। छोटा कौन सा है? 2Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी तरफ। दोबारा से यहाँ से समझो 2Q, यहाँ पे दो लोग हैं, P को पुश कर रहे इस तरफ, लेकिन यहाँ पे 4 लोग हैं, तो ऑब्वियसली P कहाँ पर जाएगा? उसी तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इस तरफ, मतलब दो डायरेक्शन आ गई इस तरह से। अब +1 के अंदर वेक्टर का एक चैप्टर था, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन एक्ट कर रही है तो उनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो उनका रिजल्टेंट ठीक इनके बीच में होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट भी गया बिल्कुल ठीक इसके बीच में यहाँ पर। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? C से B की तरफ, C से B या फिर D से A, C से B या फिर D से A। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है? C से B तो है, D से A नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आ गया C से B की तरफ, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A हैज ए नेट पॉजिटिव चार्ज 2Q। एक छोटा सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस A है और उस पे टोटल चार्ज कितना है? +2Q उस पे टोटल चार्ज है। फिर इन्होंने बोल दिया एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है ऑफ इनर रेडियस B, एक इनर रेडियस है उसकी B और एक उसकी आउटर रेडियस है C, और B एंड आउटर रेडियस C इज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों तीनों के तीनों का जो सेंटर है वो एक ही है, एक ही जगह पर रख के हमने छोटा सर्कल बड़ा और उससे बड़ा सर्कल बनाया गया, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक विद अ सॉलिड स्फीयर एंड हैज ए नेट चार्ज -Q। तो ये जो सेल होगी इस पे नेट चार्ज होगा -Q, कितना? -Q। टोटल चार्ज -Q बनता है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, हमें बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन है, इनर सरफेस पे कितनी होगी और आउटर सरफेस के ऊपर कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उससे पहले अभी यहाँ पर जो चार्ज है ये तो हमने क्वेश्चन में दिया है ना कि टोटल चार्ज इस सेल पे -Q है। रियलिटी में कितना है? अंदर कितना चार्ज होगा, बाहर कितना चार्ज होगा? क्योंकि हमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली वो तो इस शेल के अंदर वाले पोर्शन की और बाहर वाले पोर्शन की निकालनी है। तो चार्ज भी तो अंदर वाला और बाहर वाला होना चाहिए, नेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो निकालते, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? +2Q। सॉलिड स्फीयर है, हमें पता है कि जो सॉलिड स्फीयर होता है उसके ऊपर चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? उसके आउटर सरफेस पे होता है। ये थ्योरी में पढ़ चुके कि जो सॉलिड स्फीयर होगा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आउटर सरफेस पे आ गया, ये पॉजिटिव है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे अंदर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा? ये +2Q है तो यहाँ पे आ जाएगा -2Q, आ गया -2Q आ गया। अब यहाँ पर ये देखो कि जो सेल है उसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? हमें पता है कि टोटल चार्ज -Q है, ठीक है। तो इनर में चार्ज प्लस आउटर में चार्ज और प्लस आ गया टोटल। इनर में कितना है? -2Q। आउटर में हमें अभी तक पता नहीं है कितना होगा, अगर नहीं पता है तो टोटल कितना दे दिया? -Q दे दिया। तो आउटर में कितना आ गया? -Q और +2Q, तो Q0 आ गया +Q। तो ये आउटर सरफेस है ना, यहाँ पे +Q चार्जेस है, +Q चार्जेस। आउटर सरफेस पे +Q चार्ज हो गए हर जगह, हर जगह कितना चार्ज है यहाँ पे? +Q। ध्यान रखना, आप देखो +Q चार्जेस आ गए। अब यहाँ पे +Q चार्ज आ गया
तो अभी हमें सॉल्व करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर में निकाल लेते हैं। इनर के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज डिवाइड बाई एरिया। सिंपल। चार्ज कितना है इनर के अंदर -2Q और एरिया कितना है स्फेरिकल शेल जिसका एरिया होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर और इनर वाली शेल की रेडियस है b। तो आंसर कितना आ गया -2Q डिवाइड बाई 4 पाई b स्क्वायर। इसी तरह आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी, आउटर में चार्ज कितना है +Q और डिवाइड बाई उसकी रेडियस कितनी है आउटर सेल की c²। तो ये आ गया c²। तो Q सिग्मा i और सिग्मा नॉट हमने निकाल दिया। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्फेरिकल शेल होता है होलो बॉल। जो बॉल होती है ना बिल्कुल होलो होती है। एक तरह से अगर हम बोल दे इसको इमेजिन करें तो कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये वाला कैप ले ली है हमने, तो ये जो सरफेस है ये इसकी आउटर सेल है और इसके अंदर वाला पोर्शन इसकी इनर सेल है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ न कुछ तो थिकनेस है। यहाँ पर देखो इसकी कुछ न कुछ थिकनेस है, मोटाई है, तो वो इसकी थिकनेस में आ गई। और ये अंदर वाली लेयर इसकी इनर रेडियस और ये आउटर वाली लेयर से इसकी आउटर रेडियस निकल जाएगी। तो सेल एक होलो बॉल होती है। जैसे क्रिकेट की गेंद होती है ना, वो तो सॉलिड होती है। अगर उसके अंदर से मटेरियल निकाल दे और उसको होलो कर दे तो वो बन जाती है स्फेरिकल शेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 24 क्वेश्चन के अंदर इसने 4 डायग्राम दिए हुए हैं और पूछ लिया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कौन से सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लार्जेस्ट होगा। तो ध्यान से देखो सारे के सारे फिगर्स के अंदर चार्ज कितना है +Q। चारों फिगर्स में चार्ज तो सेम है और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज ही सेम है तो फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का और सेकंड सरफेस का भी इतना, थर्ड सरफेस का भी इतना, तो फ्लक्स सभी में क्या रहेगा सेम रहेगा। एरिया से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जब चार्ज दिया है तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा चार्ज पे, और जो सरफेस है वो तो इन्होंने एक जैसा ही दिया। ऐसा नहीं है एक कॉपर से बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम से बना हुआ है, एक एयर से बना हुआ है। सभी क्या है एयर के अंदर या वैक्यूम में रखे हुए। तो मतलब एप्सिलॉन सभी में सेम है और चार्ज इन्होंने सेम दे दिया है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, 2 पॉइंट चार्जेस Q and 2Q आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट। 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है Q, एक है 2Q। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी है E, और इन्होंने पूछ लिया कि इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बताना है। अब देखो ध्यान से देखो, हमने कहा मान लो ये चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ एक ही चार्ज है 2Q। तो 2Q पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी बाहर की तरफ, इस तरह से हर एक डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और उसका फॉर्मूला कितना होता है K। चार्ज कितना है 2Q और ये जो डिस्टेंस मान लो R है तो R²। तो कितना आ गया 2KQ डिवाइड बाई R²। E1 बन गया। अब मान लो कि ये वाला चार्ज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही चार्ज है Q, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज है ये वाला। अब देखो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में जाएगी। हमें यहाँ पे बतानी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है, K चार्ज कितना है Q डिवाइड बाई R²। रेडियस तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो एक जैसी ही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो चीज है KQ बाई R² है
और मल्टीप्लाई बाई 2 किसकी वैल्यू है, E1 की वैल्यू है। मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कैलकुलेशन ऐसे कैसे रहेगी। तो E2 किसके इक्वल होगा यहाँ पे, E2 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई 2। ये रहा E1 और इसके डिवाइड में ये वाला 2, और E1 की वैल्यू है E, तो यहाँ पे कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया E बाई 2। सिंपल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ये पूछा था ना कि 2 क्योंकि लोकेशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी E बाई 2। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26th क्वेश्चन है आज का हमारा 6th क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो गए, बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं और एक बार सीख गए तो बहुत इजी लगने वाले हैं सारे क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। फिर इन्होंने कहा है ए बॉल विद चार्ज -50 E is placed at the center of hollow spherical shell has a net charge of -50 E। ये इन्होंने दे दिया, एक बॉल है विद चार्ज -50 E, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फेरिकल शेल। एक होलो स्फेरिकल शेल है, शेल वही एक इनर रेडियस होगी, उसकी एक आउटर रेडियस होगी। उस शेल के सेंटर के ऊपर हमने इस बॉल को रख दिया है, ठीक है, और जो शेल है उसका नेट चार्ज कितना दे दिया इसने, इन्होंने नेट चार्ज दे दिया -50 E, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन सेल्स आउटर सरफेस, यहाँ पे कितना चार्ज होगा ये हमें बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। -50 E है तो इन्होंने क्या कहा था, एक बॉल है, ठीक है, और उसको हमने रखा -50, मतलब यहाँ पे इसके ये चार्ज पूरा इधर लाई कर रहा है, -50 E। ये नेगेटिव है तो ये कौन सा चार्ज होगा, सारा का सारा पॉजिटिव। ये -50 है तो ये कितना होगा, +50 E, इतना ही होगा ना। इसको इनर चार्ज मान लो। देखो नेट चार्ज मतलब दोनों का, इनर प्लस आउटर इज इक्वल टू टोटल चार्ज। इनर चार्ज कितना है 50 E, आउटर चार्ज हमें निकालना है, टोटल चार्ज कितना है -50 E। तो आउटर कितना आ गया -50 E, और ये वाला उस साइड जाके फिर से माइनस का हो गया -50 E। तो आउटर में चार्ज कितना आ जाएगा, सॉरी -100 E। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा -100 E। ये रहा, माइनस में सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। सिंपल इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। देखो इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजी लगेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ए मास कितना दे दिया 20 ग्राम, मतलब 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यूनिट हमेशा कन्वर्ट किया करो, ठीक है। और चार्ज कितना है 3 मिली कूलम, मतलब 3 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब -3 कूलम, ठीक है। इट मूव्स विद ए वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड एंटर्स इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एंटर कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी 80 न्यूटन पर कूलम इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी ऑफ मास, जो ठीक है सेम डायरेक्शन में एंटर करता है। द वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 3 सेकेंड कितनी होगी, कितने टाइम के बाद 3 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, तो वो होगी फाइनल वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है। फाइनल को भी सिंपल v से दिखा देते क्योंकि इनिशियल u है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है। टाइम भी दिया है, u भी दिया है, बट
प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेशन निकालना। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो वो देखो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर गया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में चार्ज एंटर कर गया, तो चार्ज इस तरह से इसमें एंटर कर गया, ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये जो चार्ज है वैसे भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इफेक्ट डाल रही है। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस पे फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा QE। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज। इस चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मिलके कितना फोर्स लगाया, QE। बट अब न्यूटन बोलता है कि ये इतना फोर्स नहीं होगा, फोर्स का फॉर्मूला तो होता है MA। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोल रही नहीं, फोर्स होगा QE, लेकिन न्यूटन बोलता है अरे कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दोनों में झगड़ा होगा तो इसका मतलब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, तो दोनों ही फोर्स की वैल्यू दे रहे ना। घूम फिर के, चाहे मुझे अगर यहाँ पहुंचना है, मैं इधर से यहाँ आ सकती हूँ या फिर अपोजिट डायरेक्शन से भी यहाँ पे आ सकती हूँ, ठीक है। तो दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले हैं, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल। कंपेयरिंग बोथ, MA एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, QE डिवाइड बाई M, निकल गया QE डिवाइड बाई M। अब Q की वैल्यू हमारे पास है चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है, मास की भी है। इसके अंदर इक्वेशन में पुट करो और आंसर तुम खुद निकालोगे। 27 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी खुद निकाल लेना, 56 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालोगे, तीनों चीजें दी हुई है, मास भी, चार्ज भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल के ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके V निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 करके देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन के अंदर देखो इन्होंने क्या कहा है, टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज है प्लस Q और एक पे चार्ज है माइनस Q। एक पे प्लस Q और एक पे माइनस Q। फेस ईच अदर विद ठीक है। इन्होंने कहा है कि दो पैरेलल मेटल प्लेट्स है हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q फेस ईच अदर एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रखी हुई है और चार्जेस दे दिए हैं। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल, पहले तो यहाँ पे थी एयर, ठीक है, अब इनको हमने डिप कर दिया कहाँ पे, ऑयल के अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर हमने डिप कर दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताना है कि एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑयल कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। मैंने तुम्हें थ्योरी में बताया था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली थ्योरी में, एक जो विलन है, जो गुंडे होते हैं, राक्षस होते हैं, इसका मतलब वो जो के होता है, जो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए एक विलन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब तक एयर है इन चार्जेस को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। एयर में तो कुछ होता ही नहीं है, एयर या वैक्यूम में। बट जैसे ही हमने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद यहाँ पे आ गए ऑयल के मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव में इतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं होगी, और इंटरेक्शन नहीं होगी तो ऑयल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कम, मतलब इनकी आपस में अट्रैक्शन बोल सकते हो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एयर में होता है E0 और मीडियम में होता है दिस मच,
ठीक है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 29। 29 क्वेश्चन क्या होगा, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर। तो देखो सबसे पहले ये इन्होंने ये एंगल दे दिया है थीटा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड कितनी है, ये स्क्वायर दे दिया, और साइड कितनी है, एल मीटर। इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एरो दिखाए गए ये किसके एरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो है, ठीक है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेस एट एन एंगल थीटा, ये कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, मतलब ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मे भी थोड़ा सा ऐसे चलेगी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम प्लेस पे लाई कर रही है, इस तरह से एंगल बनाती हुई ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, समझ आए, ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ये है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, फुल से उड़ गई, इधर से उड़ गई, इधर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से गई है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डीएस। डीएस क्या, एरिया, या फिर बोल दो एरिया वेक्टर, तो ई डीएस कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला, जब ये थीटा होता है किस किस के बीच में होता है, अगर ये बात पता है तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। अब ये सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, ठीक है। मान लो एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे जा रही होगी तो ये बीच में इधर कहीं पे होगी, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, तो ये मार्कर के ऊपर ऐसे होगा, ठीक है। तो मार्कर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पेंसिल क्या है, एरिया वेक्टर। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो फ्लक्स कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, समझ आया। तो यहाँ पे फ्लक्स होगा 0, क्यों, क्योंकि ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली गई है, इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस, इतने सारे लेंथी क्वेश्चंस करने के बाद टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई होगी, आई थिंक क्या हो गई होगी, डेफिनेटली 1 आवर तक पहुंच गई होगी। तो कई बार क्वेश्चंस को समझाने में टाइम लग जाता है, क्वेश्चंस बड़े नहीं है, बस उसको समझाने में टाइम लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस, एक ही सेंटर को मान के हमने 3 सेल ड्रॉ कर दी, ठीक है, और तीनों में से एक की रेडियस है r, एक की रेडियस है 2r, और एक की रेडियस है 3r, ठीक है। इस तरह से एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3 चार्ज है। It is found that surface charge density on the outer surface of the cells are equal. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2 और इसकी सिग्मा 3। बट क्वेश्चन में बोल दिया कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तीनों की इक्वल है, ठीक है, आउटर सरफेसेस के इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ चार्जेस, तो हमें ये बताना है Q1, Q2 और Q3 का रेशियो कितना होगा। अब यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो क्या करेंगे, ये होगा Q1 बाई स्फेरिकल शेल है तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r मतलब r1 का स्क्वायर, Q2 4 पाई r2, r2 कितना है 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, और सिग्मा 3 Q3 बाई 4 पाई 3r का स्क्वायर। ऐसे कर देंगे जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, बट ऐसे नहीं करना है, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, थोड़ा सा
लॉजिक्स लगाया करो कि ऐसे इतने इजी क्वेश्चन तो कहाँ देगा नीट के अंदर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर ये वाली शेल ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो चार्ज Q1 है, ठीक है। बट जैसे ही मैं ये वाली शेल लूंगी तो इसमें तो एक चार्ज अंदर भी तो आ गया ना। ये देखो, ये जो शेल है इस पे टोटल चार्ज कितना है, इसके आउटर सरफेस पे Q2 और एक ये वाला चार्ज Q1, तो मतलब ये तो दो चार्जेस हो गए ना। तो यहाँ पे ये दोनों चार्जेस का सम नहीं आएगा। सेकेंड वाली शेल में तो दो चार्जेस है, Q1 और Q2, दोनों को ऐड करो। थर्ड में तो Q3 तो ऑब्वियसली है ही। Q3 के साथ साथ इस सेल के अंदर की तरफ देखो दो चार्जेस हो रहे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और करो। 4 पाई से तो देखो 4 पाई तीनों में ही कैंसिल हो रहा है, R से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, ठीक है। अब इनको सोल्व कर दो। तो सोल्व करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो देखो, में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी मीन्स 1:3:5, ठीक है। तो अगर कर सकते हो तो खुद करो, वरना तो चलो हम करवाते हैं। देखो, सबसे पहले हम इनको स्टार्टिंग के दो टर्म्स उठा लेते हैं। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में 4 को उस साइड ले जाओ, 4Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहां से Q2 किसके इक्वल आ गया, Q1 उस तरफ गया माइनस में, तो कितना बन गया 3Q1। अब ये वाली दो टर्म्स उठा लेते हैं, Q1 प्लस Q2 और 9 को उस तरफ ले जाओ इज इक्वल टू 4 को इस तरफ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से 9Q1 9Q2 4Q1 4Q2 प्लस 4Q3। Q1 इस तरफ गए तो कितना बन गया 9Q1 माइनस 4Q1 5Q1 9Q2 4Q2 5Q2 इज इक्वल टू 4Q3। सिंपल। अब Q2 की जगह कितना रख सकते हैं, ये देखो, Q2 की जगह 3Q1 और 5 दिए 15, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे 15Q1। सिंपल। और 15 और 5 कितना होगा टोटल 20Q1 इज इक्वल टू 4Q3। 4 से ये कैंसर, कितना आ गया 5। तो यहां से आंसर कितना आ गया Q3 इज इक्वल टू 5Q1। आ गया ना आंसर, बस सिंपल। यहाँ पे Q1 Q2 और Q3, Q1 को 1 मानो तो Q2 कितना है 3, Q1 को 1 माना तो Q3 कितना है 5। तो आंसर आ गया 1:3:5। एंड इसके साथ ही 10 क्वेश्चंस की ये वाली सीरीज भी कंप्लीट होगी और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चंस कर लिए।